हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर निर्माण आईएएस पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत रेयरली ही लोग इसको पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, दैट इज केशवन भारती केस। क्योंकि जब भी बात होती है बेसिक स्ट्रक्चर की तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। बट उससे ज्यादा उससे कम ना कोई जिक्र करने की कोशिश करता ना कोई पढ़ाता। बट ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है, तो बट ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। इवन इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सब भी आपको पता होना चाहिए कि किस केस में जुडिशरी ने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। चलिए तो शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान रखिए, जब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको मेंस में भी देखने मिलेगा। मेंस में सीधे सीधे ये टॉपिक आपको पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 1 में देखने मिलेगा। वहीं अगर इसके मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में जो इसके क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं वो दो आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। एक है आर्टिकल नंबर 368 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 13। इस टॉपिक से ये दोनों क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में बन सकते हैं। पूछ सकता है आर्टिकल नंबर 368 किससे बात करता है, तो हो सकता है ये पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है। हो सकता है ये पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये किस हाउस में लाया जा सकता है। हो सकता है ये पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 13 किससे डील करता है। हो सकता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ ले, या हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि लॉ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा उस टॉपिक के बारे में आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बताते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं कि आपको किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अब जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2022 में, 7 मार्कर था। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो क्वेश्चन है देखिए दो भाग में है। पहला भाग है जो बेसिक स्ट्रक्चर की मीनिंग पूछ रहा है, वहीं दूसरा भाग है जो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। कितने एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। तो सीधा सीधा हमें समझ आता है कि 2 मार्कर उसकी मीनिंग का है, 5 एलिमेंट्स के 5 मार्क्स हैं। तो बेसिकली अगर आप मीनिंग सही लिखते हो, एलिमेंट सही लिखते हो, तो बट ऑब्वियस है कि आपको पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने की भी चांसेस है। मतलब फुल तो अगर नहीं मिले तो भी 6.5 6 तो आप यहाँ पे मिल ले लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत स्कोरिंग है। देखिए ऐसे भी 7 मार्कर जो है ये काफी टफ माने जाते हैं, प्लस ये स्कोरिंग भी होते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो बट ऑब्वियस ये स्कोरिंग भी है, सीधे सीधे हैं। क्योंकि वहीं अगर हम 10 मार्कर की बात करें तो ध्यान रखिए 10 मार्कर में क्या बोलता है, इंडियन पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये वही लाइन है जो केशवानंद भारती केस में बोली गई थी। ठीक है, केबीसी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, केबीसी का मतलब है केशवानंद भारती केस। ठीक है। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एब्रीवेशंस जब आप मेंस के आंसर लिखेंगे तो आपको एब्रीवेशंस यूज करना है नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है ताकि आपके मार्क्स ना कटे, है ना। ये अपन बाद में बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्टेटमेंट केशव भारती केस में बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, तो वहां से पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट कर दी गई थी। बट वही रूलिंग जो केशव भारती केस में दी थी वही एमपीपीएससी ने 2023 में दिया, और सीधा एक वर्ड लिखा कमेंट, कि वो जो जजमेंट दिया था उस पर आप कमेंट करिए। अब ये देखिए जब आप यहाँ कमेंट की बात करते हैं तो ये जो कमेंट है ये काफी बैलेंस्ड, ये जो पॉइंट बोला है, ये जो क्वेश्चन दिया है कमेंट करके, ये एक बैलेंस्ड क्वेश्चन है। मतलब वो आपसे आंसर भी कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बैलेंस्ड आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बस इसमें सिंपल है, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन में मीनिंग लिखनी है बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। कंक्लूजन में अपन बात करेंगे, उससे पहले जब आप बॉडी लिखें तो बॉडी में आपको इसका ओरिजिन बताना है, एवोल्यूशन बताना है, एलिमेंट्स बताने हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सी चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीज है उस पर आपको कमेंट करना है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तीनों चीजें बताइए, ओरिजिन बताइए, एवोल्यूशन बताइए और इसका एलिमेंट्स बताइए, और फिर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए और नेगेटिव बताइए, और फिर बैलेंस कंक्लूजन दे दीजिए। तो ये ऐसे हम इसे डील करेंगे। आज जब मैं अपना पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा तो इस सेशन के लास्ट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको लिखना कैसे है। वहीं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसी टॉपिक पे, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो कैसे इवॉल्व हुई है ये आपको बताना है, प्लस साथ में आपको ये बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करती है, कैसे पावरफुल बनाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, डिस्कस इन डिटेल द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसके इमरजेंस भी आपको पढ़ना है और उसका डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें, ठीक है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन से कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है। तो जब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन में सबसे पहले आपको इसके ओरिजिन की बात करनी है कि किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आई थी। उसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन का एवोल्यूशन देखना है। जब आप एवोल्यूशन देखेंगे तो एवोल्यूशन में दोनों चीजें आएंगी, एक इमरजेंस भी आएगा और एक डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन की तीसरी चीज आपको क्या कंप्लीट करनी है, तो इसके एलिमेंट्स देखने हैं। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है ये हम इस केस में तो दे रहे हैं बट इसमें चीजें एड ऑन होते जाएंगी केस टू केस बेसिस पे। डन। तो ये एक इवॉल्विंग डॉक्ट्राइन है जो वक्त के साथ क्या होती है, इवॉल्व होती है, एक लिविंग डॉक्ट्राइन है। तो अब जब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन एक लिविंग डॉक्ट्राइन है तो बट ऑब्वियस है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो केस टू केस बेसिस पे क्या होंगे, एड ऑन होंगे। तो हमें एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके मेरिट्स भी पढ़ने हैं और डीमेरिट्स भी पढ़ने हैं, मतलब इसके पॉजिटिव साइड्स भी पढ़ने हैं और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी कवर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ हेड्स हैं जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर में कवर करना है। आज के सेशन में हम बात करेंगे ओरिजिन और एवोल्यूशन की। चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है वो बेसिकली एक क्वेश्चन से निकली है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड, कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। बेसिकली एक क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, नहीं। और यही क्वेश्चन का आंसर देते देते जब अलग अलग केसेस आए और अलग अलग जजमेंट्स आई तो वहां से निकली एक डॉक्ट्राइन जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन अलग अलग केसेस में पूछा गया तो अलग अलग केसेस के कारण जो अलग अलग जुडिशियल इंटरवेंशंस आई, जो अलग अलग जुडिशियल इंटरवेंशंस आई, अलग अलग जुडिशियल रूलिंग्स आई, इससे एक डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुई जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें सीधा सीधा पूछा है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है या नहीं। अब यहां से सीधे सीधे दो आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल नंबर 368 आता है जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, और दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 13 जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू की और लॉ की। डन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें ये दोनों के क्लैश के कारण मिलता है और ये क्लैश ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में पढ़नी है।
ठीक है, अब चलिए एक एक चीज हम पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 किसकी बात करता है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 13 बेसिकली बात करता है लॉ की। आर्टिकल नंबर 13 डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये किस में आता है? तो आर्टिकल नंबर 13 जो है ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, पार्ट 3 में आता है। ठीक है, और इसमें ये किसकी बात करता है? तो इसमें ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ लॉ की। और ये आर्टिकल बोलता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो किसको हार्म करे, जो फंडामेंटल राइट को हार्म करे। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली गई है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। स्टेट में पार्लियामेंट भी आता है, तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसको हार्म करेगा, जो फंडामेंटल राइट को हार्म करेगा। इट मीन्स सिंपल सी बात बोल दी गई कि आर्टिकल 13 में जितने भी लॉज आएंगे वो लॉ फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं कर सकते। वो लॉ फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को हार्म करे। और इन केस अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा हो, तो वो लॉ ऑटोमेटिकली क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब सिंपल सा है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा है, तो वो लॉ क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 13 बताता है। पर आर्टिकल नंबर 13 में जब हम सब क्लॉज 3 देखते हैं, 13 सब क्लॉज 3 देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वहां पे हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 में सब क्लॉज 3 में अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं लॉ के, कि लॉ में क्या क्या आएगा। तो ऑर्डिनेंस दिया है, ऑर्डर दिया है, बाय लॉ दिया है, रूल्स दिया है, रेगुलेशन दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, कस्टम और यूसेज दिया है। बट यहाँ पे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ड नहीं दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 368 में आता है वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? समझ आया? क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ नहीं है। डन, चलिए ध्यान से समझ आया। अब हम तो बात करते हैं 368 की। तो आर्टिकल नंबर 368 जो है ये बात करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि अगर कभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो किस आर्टिकल के थ्रू अमेंड किया जाएगा, ये कहाँ दिया है? आर्टिकल नंबर 368 में। तो आर्टिकल नंबर 368 बात करता है प्रोसीजर की, कि किस प्रोसेस को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाएगा, और पावर की। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पावर वर्ड है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ये जो पावर वर्ड है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं था। ये किससे मेंशन कर दिया गया है? तो ये मेंशन किया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इट इज मेंशन्ड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो ये जो पावर वर्ड है 368 में, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ये मेंशन किया गया है किससे? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल 3 अब देखो क्या बोल रहा है? द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे नहीं बोला फंडामेंटल राइट या नहीं। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोल रहा है? कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को हार्म करे। बट दूसरी तरफ आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है? कि अगर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो किस किस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। तो एक तरफ बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं कर सकता, दूसरी तरफ बोल रहा है कि किसी भी प्रोविजन को हार्म कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है या नहीं? और यहीं इसी क्वेश्चन पे जब स्टेट फंसा
कि भाई क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो वहीं से निकला कि बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन, और इसीलिए हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो चलिए बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। बट उससे पहले हम ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन है, ठीक है, भले ही वो जो ये है डॉक्ट्राइन है वो केशवन भारती केस में दी है, बट एक्चुअल में उसका इवोल्यूशन शंकरी प्रसाद केस से हो चुका था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1951 में आया है उससे हो चुका था। तो हुआ क्या कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया। अब जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल बनाया गया और बोला गया कि वो सारे लैंड रिफॉर्म्स जो 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे उन्हें आप कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते। अब जब लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो वहां से जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी प्रॉपर्टी ली गई और लैंडलेस को दी गई। तो जो लैंड लॉर्ड्स थे इन्होंने कोर्ट में अपील करी कि भाई हमारी राइट टू प्रॉपर्टी हार्म हो रही है, और यहीं से क्वेश्चन उठाया कि क्या, अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, तो क्वेश्चन आया कि क्या स्टेट फंडामेंटल राइट को हार्म कर सकती है या नहीं। और यही इसका आंसर किसने दिया, तो इसी का आंसर दिया शंकरी प्रसाद केस ने। और शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से, ये किया गया है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से। ये एक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ठीक है। और क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, देखो ध्यान से समझो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल बनाया गया और 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स रखे गए और उसी लैंड रिफॉर्म से लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी हार्म हुई। तो मुद्दा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन उठा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है या लाया गया है, ठीक है, ये पार्लियामेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से लाया है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसीलिए ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इसके लिए ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इट मींस कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को हार्म कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, शंकरी प्रसाद केस में बोला कि आर्टिकल नंबर 368 refers to constituent power, it is not a legislative power, thus the constitution amendment done by the parliament does not lie under the definition of law, and therefore parliament have the power to amend the fundamental right. Is it clear? समझ आया? तो क्या बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आर्टिकल नंबर 368 में है ये पार्लियामेंट की एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करके कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। और क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके किसी की फंडामेंटल राइट हार्म करी जा रही है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके किसी की भी फंडामेंटल राइट हार्म कर सकते हैं। ये किस में बोला गया, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया, ठीक है। इसके बाद एक और केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कब आया 1965, और इसमें भी पार्लियामेंट ने, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि भाई जो बात हमने शंकरी प्रसाद में बोली है कि आर्टिकल 368 जो है ये पार्लियामेंट की एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और इसके थ्रू जो अमेंडमेंट किया गया है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इट मींस कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके किसी की फंडामेंटल राइट हार्म कर रही है तो वो गलत नहीं है, मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। ये इसमें भी यही बोला, मतलब इसमें वही चीज बोली जो किसमें बोली थी, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। तो इसमें बैक किया पार्लियामेंट ने अपने आप को जो उनने शंकरी प्रसाद ने बोला था। इज इट क्लियर? समझ आया? तो सज्जन सिंह ने भी वही बोला, मतलब अभी तक शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में सिंपल सी बात बोली गई है कि आर्टिकल नंबर 368 जो है
ये पार्लियामेंट की कौन सी पावर शो करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर शो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मतलब द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, इस पावर के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। 10 पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। इज इट क्लियर? मतलब ये दोनों केस में क्या बोल दिया गया कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। अब जब ये बोल दिया गया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है, ठीक है, तो हुआ क्या कि 1967 में एक केस आया जिसको हम लोग बोलते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। अब ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जब आया तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट पलट गया। बेसिकली यहां पे 11 जजेस की एक बेंच बैठी, यहां पे 11 जजेस की एक बेंच बैठी, और 11 जजेस की जब बेंच बैठी तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसके सामने फिर एक वही क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट और नॉट, कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या नहीं। तो पर यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या बोला, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो ध्यान से सुनो। जब ये क्वेश्चन गोलकनाथ केस में फिर से 11 जजेस की बेंच में पूछा तो जो जजमेंट आया, सबसे पहले तो वो जानो कि जो जजमेंट आया वो 6:5 के रेशियो में आया। मतलब 6 जजेस बोल रहे थे कि जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में आता है, और 5 जजेस बोल रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। अभी हुआ क्या था इस केस में समझो। तो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट आया इसमें कुछ बातें बोली गई, इसमें कुछ बातें बोली गई। सबसे पहली बात बोली गई कि जो 368 है, इट ओनली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिएगा, गोलकनाथ केस में क्या बोला कि भाई आप जो 368 कर रहे हो इतने टाइम से, आप पहले उसकी हेडलाइन पढ़ो। क्या बोला है वो? बोल रहा है प्रोसीजर, मतलब यहाँ पावर की बात तो है ही नहीं, तो कहां से आ गई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर? यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस दी है कि अगर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो किस प्रोसेस से करेगा, वो 368 में दिया है। 368 डज नॉट टॉक्स अबाउट, it does not talks about power of constitution amendment। मतलब 368 में सिर्फ प्रोसीजर दी है, पावर नहीं दी। और अगर पावर नहीं दी है, सिर्फ प्रोसेस दी है, इट मींस कि जब आप 368 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करोगे तो इट इज ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव पावर, इट इज ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव पावर। और जब आप लेजिस्लेटिव पावर का प्रयोग करके कोई लॉ बनाते हो तो इट विल लाई अंडर आर्टिकल 13। मतलब सिंपल सी बात बोली कि भाई 368 सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा है, पावर की बात नहीं कर रहा। और अगर 368 पावर की बात नहीं कर रहा है, मतलब कि 368 की प्रोसीजर को फॉलो करके आप अगर कोई लॉ बना रहे हो तो वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर को शो कर रहे हो, और उस पावर के थ्रू अगर आप कोई लॉ बना रहे हो तो वो आर्टिकल नंबर 13 में आएगा। इट मींस कि सीधी सीधी बात इसमें बोली गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल लाई
अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। इसमें भी क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा, अंदर आएगा। अब समझो कि शंकरी और सज्जन प्रसाद में क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट गोलकनाथ में अपनी जजमेंट को रिवाइज कर दिया और बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आएगा। तो जब शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इन दो केस में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल नॉट लाई अंडर लॉ, तो इसका मतलब सिंपल सा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। बट जब गोलकनाथ केस आया, तो यहां पे क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल लाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, लॉ की डेफिनेशन में आएगा। और जब ये बोला गया तो इसका सिंपल सा मतलब लिखला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब गोलकनाथ के पहले तक, 1967 के पहले तक पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते थे बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट गोलकनाथ केस के बाद पार्लियामेंट से वो पावर छीन ली गई और बोला गया कि नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। अब जब ये सब बातें हो रही थी, इसी बीच में इंदिरा गांधी पावर में आई, और जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई पार्लियामेंट तो फंडामेंटल राइट को अमेंड करेगी। बट बोले गोलकनाथ में तो जजमेंट आ गया, तो गोलकनाथ ने क्या बोला कि आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर नॉट द पावर, thus if constitutional amendment is done then it will also comes under legislative power। मतलब कि इसमें सिंपल सी बात गोलकनाथ केस में बोली गई कि अगर आर्टिकल 368 के तहत क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, तो वो एक लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पावर वर्ड तो दिया हुआ है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ प्रोसीजर वर्ड दिया है। तो जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने बोला दिक्कत काय की आ रही है, पावर की, एक काम करो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाओ, और सबसे पहली चीज तो इसमें क्या करो कि पावर वर्ड को जो है वो ऐड करो। तो पावर वर्ड वाज एडेड इन आर्टिकल 368। बोले दिक्कत किस चीज की है, पावर वर्ड की ना, तो एक काम करो पावर वर्ड को ऐड करो 368 में। अब हेडलाइन क्या बन गई 368 की, प्रोसीजर एंड पावर। बोले अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, अब तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। तो आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। और अब ये क्लैश चल रहा था, एक तरफ थी जुडिशरी, दूसरी तरफ थी लेजिस्लेचर, मतलब दूसरी तरफ थी पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कौन है, जुडिशरी सुप्रीम है या फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है? और ये क्लैश को खत्म करने के लिए एक केस लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती केस, 1973 का वो इंपॉर्टेंट केस जिसने भारत की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। क्योंकि यहां से एक डॉक्ट्राइन आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर दे दी जाए तो फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और अगर वही हमसे छीन ली जाए तो फिर इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है। और डेमोक्रेसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है कि उस जगह के जो लोग हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। इट मींस कि अगर पार्लियामेंट को हम ये पावर दे दें कि वो हमारी फंडामेंटल राइट को हार्म कर दे तो इट विल बी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक केस लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती केस।
और ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जब केस आया तो इसी केस से हम एक डॉक्ट्राइन मिली, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमें किसने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो ध्यान रखिएगा, द डॉक्ट्राइन वाज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद ध्यान रखिए किस केस में मिला है? तो केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। कितने जजेस की बेंच थी? 13 जजेस की बेंच थी। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच किस केस में बैठी थी? तो केशवन भारती केस में बैठी थी। कितने जजेस की बेंच थी? 13 जजेस की। तो जजमेंट आया था वो किस रेशियो में आया? 17:6 के रेशियो में आया। और ध्यान रखिए ये जजमेंट जो था ये कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973 को आया। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बोले बहुत हो गया, जो इतनी टाइम से लड़ाई चल रही है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट और नॉट, तो इसको मैं अब आंसर देती हूँ। पार्लियामेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, मतलब बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अभी तक तो पार्लियामेंट लड़ रही थी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, बट अभी नया क्या आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें वो सारे प्रिंसिपल्स आएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा एसेंशियल पिलर्स हैं और उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। मतलब इसमें वो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें वो प्रिंसिपल्स आएंगे, ठीक है, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है, जो बहुत इसेंशियल की पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो पिलर्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। मतलब थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि क्या बोला कि इसमें वो प्रिंसिपल्स आएंगे जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। अब जब पार्लियामेंट अमेंड ही नहीं कर सकती तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो हम केस टू केस बताएंगे कि ये इसमें कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे और कौन से प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे। इट मींस कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ये एक लिविंग डॉक्ट्राइन है। तो ध्यान रखो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिफर्स टू दोस फंडामेंटल फीचर्स, मैंने अभी बोला कि इसमें वो फीचर्स आएंगे, वो कोर प्रिंसिपल्स आएंगे जो पार्लियामेंट अल्टर, डिस्ट्रॉय या एब्रोगेट नहीं कर सकती, जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाय पार्लियामेंट वाइल एक्सरसाइजिंग इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में वो प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत कोर पिलर्स है, कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, ना तो अल्टर कर सकती, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ना तो ये एब्रोगेट कर सकती है। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है ये एक लिविंग डॉक्ट्राइन है। ये क्या है? लिविंग डॉक्ट्राइन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं ये केस टू केस बेसिस पे, जैसे उस समय जो पार्लियामेंट थी उसने पूछा कि भाई आपने बेसिक स्ट्रक्चर तो बोल दिए कि इसमें वो प्रिंसिपल्स आएंगे जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, अब बताओ कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम केस टू केस बताएंगे। आज हमको इस केस में लग रहा है कि 2 प्रिंसिपल डालना चाहिए, तो ठीक है, अगली बार जो केस आएगा उसमें हमको लग रहा है ये प्रिंसिपल भी डालना चाहिए, हम डाल देंगे। इट मीन्स कि जो ये है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, इट कैन बी अमेंडेड बट ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट टू बी इन पॉजिटिव मैनर। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि जो लिविंग डॉक्ट्राइन है, क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिवली अमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज अ लिविंग डॉक्ट्राइन, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि उसमें एलिमेंट्स केस टू केस बेसिस में एड ऑन हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको एक लिविंग डॉक्ट्राइन बोलते हैं।
ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो आप क्या बोल सकते हो, बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड इन अ पॉजिटिव मैनर, या इट कैन बी पॉजिटिवली अमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकती, बट सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर cannot be doctrine of basic structure cannot be amended by parliament, but it can only be amended by supreme court, that to be in positive manner, that to be in पॉजिटिव मैनर। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट पॉजिटिवली ही अमेंड कर सकती है। ठीक है, सॉरी, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर सकती है, बट पॉजिटिवली ही अमेंड कर सकती है, नेगेटिव अमेंड नहीं कर सकती। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं हो सकता। मतलब आप उसमें से कुछ रिमूव नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एड ऑन कर सकते हो, और पार्लियामेंट इसको टच भी नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इट इज द कोर फीचर्स और पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? चलिए, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि शंकरी प्रसाद केस आया, सज्जन सिंह आया। तो सबसे पहले इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इवोल्यूशन में आज जो हम फिलहाल हम देखेंगे वो सिर्फ इसका इमरजेंस देखेंगे। अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो शंकरी प्रसाद केस सबसे पहला केस जो आया वो कौन सा आया? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। इसमें सिंपल सी बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर नॉट कंसिडर अंडर लॉ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, मतलब पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। इज इट क्लियर? ये अपन ने डिस्कस कर चुका है। सज्जन सिंह में भी वही बोला जो शंकरी प्रसाद ने बोला। उसके बाद आया गोलकनाथ केस, लिखना भी आपको ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सीधे पार्लियामेंट ने क्या हेल्ड किया? ये हेल्ड वर्ड लिखना, क्यों? क्योंकि जब जजमेंट लिखी जाता है तो जजमेंट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हेल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पास करी तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके अंडर में आएगा? लॉ की डेफिनेशन में आएगा। तो ध्यान रखो, सज्जन सिंह और शंकरी में बोला गया कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डज नॉट लाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। पर गोलकनाथ केस आया, उसमें बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो सिंपल सा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आएगा तो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये इमरजेंस है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, केशवंत भारती केस आया, और केशवंत भारती केस में हमें कौन सी डॉक्ट्राइन मिली? बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन मिली। और यहीं से हम बोला गया कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर तो है, बट दैट टू बी इन लिमिटेड मैनर। मतलब एब्सोल्यूट ये नहीं कर सकता कि किसी भी चीज को अमेंड कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन से पार्लियामेंट की पावर को क्या कर दिया गया? लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बोला था डिस्कस करने के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? द इंडियन पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कमेंट मैंने आपको बताया था, जब ऐसा आएगा तो सबसे पहले आपको सिंपल सी चीज करनी है, इस पूरे आंसर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। जब भी 10 मार्कर आए तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में उसको कैटेगराइज कर लीजिए।
हेडिंग नहीं डालना है ऐसे इंट्रोडक्शन, मैंने सिर्फ आपको स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए डाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जो कीवर्ड है पूरे क्वेश्चन का, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसको डिफाइन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू अमेंड इट्स प्रोविजन अंडर आर्टिकल 368। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और ये हम कहते हैं बाय अमेंडमेंट प्रोसेस, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है तो हम बोलते हैं इट इज फ्लेक्सिबल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत टफ है, दैट टू बी विथ स्पेशल मेजोरिटी, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज रिजिड, ठीक है। तो ये ऐसा लिखो, शुरुआत ऐसी करना है, वाइल पार्लियामेंट possess wide amending power to respond the changing social and economical political realities, these powers are not absolute. The Supreme Court, through basic structure doctrine, has imposed substantive limitations on the exercise of this power। सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर दी गई है, और उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। पर पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि और ये हम तभी बोलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डॉक्ट्राइन दी है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी है, और उसी से गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट की जो पावर है, अमेंडिंग पावर है, उसे क्या करा है, लिमिटेड किया है, ये इसमें बताना है। अब जब हम बॉडी बताएंगे तो बॉडी को आपको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना है, जैसे पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर जो आर्टिकल 368 में दिया है वो बताना है, उसके बाद आपको एवोल्यूशन बताना है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपको इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं कि इस डॉक्ट्राइन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो सिंपल सा है कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है और गवर्नमेंट को आर्बिट्ररी होने से बचाती है, ठीक है। तो पहला प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी और अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कि भाई अगर बोल दिया जाए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है, तो फिर तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम करेगी और वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी, है ना, तो उससे बचाता है। दूसरा, प्रिजर्व द कोर आइडेंटिटी एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, मेंटेन्स चेक एंड बैलेंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, ठीक, अगर पार्लियामेंट को ही एब्सोल्यूट पावर दे दे तो फिर चेक एंड बैलेंस सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन से, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मेंटेन हुई है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन नहीं होती और आर्टिकल 368 के तहत हम फंडामेंटल 368 के तहत पार्लियामेंट को हम किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की पावर दे देते तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाती, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आई तो वहां से सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इफेक्टिव बनी एज कंपेयर टू पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, ठीक है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, यह हमें पता चलता है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन से। इसके क्रिटिसिज्म क्या है, तो द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज। उसके बाद इट्स स्कोप हैज बीन डिफाइंड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब जुडिशरी बताएगी कौन सी चीज फंडामेंटल राइट, कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, नहीं, कायदे से इसे मेंशन होना चाहिए था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट्स ग्रांट एक्सेसिव पावर टू द जुडिशरी, बट ऑब्वियस बात है, अब अगर जुडिशरी बताएगी कि कौन सी चीज फंडामेंटल, कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी और नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि जुडिशरी इन इंडिया, जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो ये भी गलत है, यहाँ पे हमने किसको पावरफुल बना दिया, जुडिशरी को पावरफुल बना दिया। तो ये था क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब इसी का आपको कंक्लूजन लिखना है जो कि एक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होना चाहिए और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होना चाहिए। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशंस दैट बैलेंसेस पार्लियामेंट्स नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी with the imperative of preserving the constitution's fundamental values. Thus, while parliament has extensive powers to amend the constitution,
It cannot alter its essential character, ensuring the continuity of India's democratic and constitutional framework. तो बेसिकली जो कंक्लूजन आप लिखो तो पूरे बॉडी का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो आपको बैलेंस लिखना है, जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो, और अगर आप नेगेटिविटी बताओ तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में आप बता दो। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एक आंसर फ्रेमवर्क करना है। तो आज हमने बात कर ली किस चीज की, तो आज हमने बात करी बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की। तो इसका हमने ओरिजिन देख लिया, इसका हमने इमरजेंस देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू डिफरेंट केसेस, और फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से और फिर एलिमेंट्स, तो इसके साथ ही हम डेवलपमेंट के साथ ही हम एलिमेंट्स भी कवर कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट, एलिमेंट्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कि हम लोगों का एक एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच निर्माण आप सबके लिए लेके आ रहा है। जिस स्टूडेंट को भी ऑफलाइन हम लोगों से पढ़ना है या ऑनलाइन हमसे पढ़ना है, तो ये बैच जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, ध्यान लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेडिकेटेडली कब से शुरू हो रहा है, तो ये 25 जून से शुरू हो रहा है, ठीक 4 बजे। और ध्यान रखिएगा, ये बैच टोटली अगर आप देखें तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों है। ठीक है, और कोरली ये बैच जो है ये इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जिस बच्चे को भी एमपीपीएससी की तैयारी करना है, अच्छी तैयारी करना है, विद प्रॉपर मेंटरशिप, विद प्रॉपर गाइडेंस, तो बिल्कुल आप 25 जून को निर्माण के ऑफलाइन सेंटर पे इंदौर में आइए और डेमो लीजिए। और ये बैच 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।